नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गोरेगांव इलाके में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है इंपीरियल हाइट्स। यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची समीर वानखेड़े के मामले में। आपको बता दें, सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला यहां पर दर्ज किया है। समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के पूर्व मुंबई जोनल चीफ थे, वो सुर्खियों में आए थे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले में। उनकी गिरफ्तारी के बाद कई आरोप उन पर लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि 25 करोड़ की रिश्वत की मांग उनकी टीम की ओर से जो अन्य आरोपी हैं वो की गई थी और 50 लाख का बताया जाता है कि उसकी उगाही की जा चुकी थी। तो इस मामले में एनसीबी की ओर से जांच शुरू हुई, उनका ट्रांसफर भी हुआ था उस दौरान। और जो जांच में पता चल रहा है कि कुछ तथ्य ऐसे मिले हैं जिसके बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। 29 ऐसे लोकेशंस बताए जा रहे हैं मुंबई, कानपुर, दिल्ली, रांची में, जहां पर सर्च किया गया है। और मुंबई का जो लोकेशन उनमें से एक ये आपको दिखा दें, इंपीरियल हाइट्स एक बार फिर से, जहां पर मीडिया का भी आप जवाबड़ा देख सकते हैं। यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची और यहाँ पर तलाशी हुई। और भाई, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग के मामले में एक बड़ा फैसला आया है, जहां पर इसके वैज्ञानिक सर्वे की बात कही गई है। वैज्ञानिक सर्वे की जिम्मेदारी एएसआई को दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि वाकई में शिवलिंग है या कुछ और। इसके साथ ही ये पता लगाया जाएगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में वाराणसी के जिला जज के आदेश को भी चुनौती दी गई थी। पिछले साल 2022 में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया गया था। उस दौरान वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी। इनिशियली हमने ये प्रेयर की थी कि जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जिला जज महोदय ने 14 अक्टूबर को हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, इस आधार पे कि अगर साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, बीआईपीएस लखनऊ, आईयूएसी, ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जो कथित शिवलिंग है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष फवारा कहता है, उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग से एक सर्वे कराया जाए। और सर्वे कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, इसका आदेश वाराणसी कोर्ट देगा। प्रयागराज हाईकोर्ट ने आदेश वाराणसी कोर्ट को दिया है कि वो सुनिश्चित कराएं कि इसका सर्वे कराया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराया जाए। कैसे कराया जाए, कितने दिन में कराया जाए, ये अब कोर्ट निर्धारित करेगा, वाराणसी कोर्ट। यानी अब सर्वे होना तय है। अब इसको लेकर के वाद संवाद प्रतिवाद भी आगे होता रहेगा। देखना होगा कि आगे किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। ये हिंदू पक्ष इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है। अब मुस्लिम पक्ष हो सकता है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट चीज़ें गई थी, जिसके बाद इसमें जो आगे सुनवाई थी वो थोड़ा सा स्लो भी हो गई। तमाम तरीके की दूसरी चीज़ें भी, लीगल चीज़ें भी सामने आई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब वजू खाने को सील करने के आदेश दिए गए तब मस्जिद पक्ष को नहीं सुना गया है। तो अब इसको लेकर के आगे वाद प्रतिवाद भी चलता रहेगा। ये आपको बता दें, पिछले साल मार्च में 5 महिलाओं ने इजाज़त मांगी थी। उसी मस्जिद परिसर की एक पिछली दीवार है, वहाँ पर श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहाँ पर वो हर रोज़ पूजा अर्चना करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें इजाज़त दी जाए। साल में वहाँ पर सिर्फ कुछ दिन पूजा करने की इजाज़त है, बाकी दिन वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहती है और किसी को पूजा करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वहाँ पर ये कहा गया कि सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि ये श्रृंगार गौरी जो बाहर चबूतरा है उसके अंदर भी मंदिर हो सकता है। इसके बाद कोर्ट ने 3 वकीलों की समिति बनाई थी, जिसे कोर्ट कमिश्नर कहा गया। उन्होंने सर्वे किया था, बाकायदा डीएम की निगरानी में सर्वे कराया गया था और 16 मई को वजू खाने से इस कथित शिवलिंग के मिलने की बात सामने आई थी। अब इस पूरे जो कथित शिवलिंग है, इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करेगा। प्रयागराज हाईकोर्ट ने नोटिस करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछा था कि क्या आपके पास ऐसी कोई विधि है जिसके ज़रिए सर्वे हो जाए, उसमें
तोड़फोड़ ना करनी पड़े, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है जिसे अब शिवलिंग कहा जा रहा है, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो वो ना हाथ हो जाएं। इस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 52 पेज की रिपोर्ट दायर की। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी तकनीक है जिसमें बिना स्ट्रक्चर को, बिना उस कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए सर्वे कराया जा सकता है, जिसके आधार पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। अब इंस्ट्रक्शन दिया है वाराणसी कोर्ट को। वाराणसी कोर्ट ये बताएगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सर्वे कब से शुरू कर सकता है और कितने दिन में उसको ये सर्वे पूरा करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। प्रयागराज में नितिन, वाराणसी में हिमांशु और दिल्ली में प्रेम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे, दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के शोषण के आरोपों से घिरे सांसद बृजभूषण सिंह का बयान दर्ज कर लिया है। हालांकि जो ये मामला है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में भी चल रहा है। अगली सुनवाई 27 मई को होगी। तो बृजभूषण सिंह ने अपने बचाव में क्या कहा और कोर्ट में पहलवानों ने क्या कहा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवान अब भी जंतर मंतर पर जमे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाली थी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण सिंह का बयान 2 बार दर्ज हुआ। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा और कुछ वीडियो सबूत के तौर पर दिए। दिल्ली पुलिस की एसआईटी में 4 महिला समेत 60 से ज्यादा लोग हैं। कुश्ती संघ के सहायक सचिव के बयान भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। आरोप लगाने वाली नाबालिग महिला पहलवान समेत 6 पहलवानों के बयान दर्ज कराए जाने हैं। मामला अब राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 27 मई को है। लेकिन पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर चल रहा है। पहलवानों के साथ सरकार की कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। इसी के वजह से अब सबकी निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 15 दिन में बयान दर्ज करने को कहा है। साथ ही 15 दिन बाद पुलिस दोबारा स्टेटस रिपोर्ट देगी। पुलिस ने बताया कि 6 पहलवानों के 164 के बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दी गई है, जबकि पहलवानों ने पुलिस की मंशा पर सवाल उठाया। देखते हैं अगली सुनवाई के दौरान इस मामले का हल कैसे निकलता है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कल जो टिप्पणियां की और जो फैसला सुनाया, उस पर शिवसेना के दोनों गुट में जंग जारी है। एक बार फिर से वो आमने सामने हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए आरोप लगाए और एक तरह से कोशिश की गई ये बताने की कि जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वो उनके पक्ष में है। आइए आपको दिखाते हैं आज क्या हुआ सुहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में। गुरुवार को अदालत के फैसले के बाद शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से दावा किया कि फैसले ने उनके पक्ष के सभी दावों को सही साबित किया है। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के तहत पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई की मांग की। जो गैर कानूनी उन्होंने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तो मानता हूं उनको उनके ऊपर एक मुकदमा चलना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल महोदय किसी कानून इसमें आते नहीं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी जो कुछ आए, मेरी मर्जी, ये कोई पिक्चर का गाना नहीं है। उद्धव गुट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से जल्द 16 विधायकों पर फैसला लेने की अपील की है और ऐसा नहीं होने पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात की है। हमारे हिसाब से तो टाइम फ्रेम 15 दिन की होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे, हमने चिट्ठी लिखी है अध्यक्ष को कि इसको सही समय में लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो व्हिप का वायलेशन हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड विधानसभा में मौजूद है। उसके लिए कोई विटनेस एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई विटनेस नए लाने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकॉर्ड पे है उसी को चेक करना है और उसी को ख़त्म करना है। अगर उस टाइम फ्रेम में स्पीकर नहीं करते हैं या वो कोई टाइम फ्रेम को डिफाइन नहीं करते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? हम तो ज़रूर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हमको लिबर्टी है। उद्धव ठाकरे के दावे के बाद
शिवसेना के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है कि उनकी सरकार संवैधानिक है। साथ ही उद्धव ठाकरे की ओर से एकनाथ शिंदे की इस्तीफे की मांग को लेकर उन्होंने हमला बोला। इनको इलेक्शन की बहुत जो है जल्दबाजी जो है मची है यहाँ पर, तो उसके लिए भी मैं सजेशन देता हूँ कि जो 14-15 लोग जो बचे वहाँ पर, जो अलायंस में लड़कर आए, जो अलायंस में लोगों के सामने गए वहाँ पर, और दोनों पार्टी के वोट जो है 46% ऑफ द वोट्स दोनों पार्टी को मिलाकर जो है रिस्पेक्टिवली, मतलब एवरेजली हर कैंडिडेट को मिले हैं वहाँ पर। तो अगर आपको नैतिकता बची है आप में, तो आप जो 14-15 जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफा कल के कल देना चाहिए और तुरंत जो है इलेक्शन के लिए आप जाना चाहिए सामने। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद अब शिवसेना के दोनों गुटों के बीच परसेप्शन बैटल यानी धारणा की लड़ाई शुरू हो चुकी है और दोनों गुट ये दावा कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो उनके पक्ष में आया है। इस सब के बीच अब इन 16 विधायकों के भविष्य महाराष्ट्र के स्पीकर तय करेंगे और उनके ही फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य भी तय होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कल एक और बड़ा फैसला सुनाया था कि दिल्ली में अधिकारियों पर चुनी हुई सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होगा। लेकिन इस फैसले के बावजूद केजरीवाल सरकार एक दिन के बाद यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंची है। आखिर क्यों, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए अरविंद केजरीवाल का इंतजार क्या और लंबा हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के ठीक अगले दिन केजरीवाल सरकार फिर अपनी शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के उस आदेश को लागू नहीं कर रही जिसमें सेक्रेटरी सर्विसेज का ट्रांसफर किया गया। ये अदालत की अवमानना के समान है और इसके लिए बेंच का गठन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगले हफ्ते इसके लिए बेंच का गठन किया जाएगा। दिल्ली के लाट साहब, दिल्ली के LG जो पहले भी कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का जो साफ फैसला था, क्लियर कट फैसला था, जिसमें चुनी हुई सरकार केजरीवाल जी की सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए गए, उस फैसले को भी दिल्ली का लाट साहब LG मानने के लिए तैयार नहीं। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी। लेकिन गुरुवार शाम को जब केजरीवाल सरकार ने सर्विसेज विभाग के सचिव का तबादला करने का आदेश दिया तो उसको लागू नहीं किया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बेशक से हो चुके हों, लेकिन जो नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया था उसे विड्रॉ करना बहुत जरूरी है और ऑर्डर को मॉडिफाई करने में कुछ समय लग रहा है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो आगमू काडर है उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय ही है। दिल्ली सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर्विस विभाग पर नियंत्रण। इसलिए सबसे पहला ट्रांसफर सर्विस विभाग के सचिव का ही किया गया, जो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अभी के हिसाब से बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कहना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी में हैं, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जबकि केजरीवाल सरकार इस मामले में 8 साल लंबी लड़ाई लड़ चुकी है और अब कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए तुरंत ही फिर से केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली से आशीष भार्गव, नीता शर्मा और कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। न्यूज़ 360 में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की पहचान केर सांगरी इस बार संकट में है। पेड़ों में कीड़े लग रहे हैं, पैदावार में 60 से 70% की कमी आई है। तो क्या ये जलवायु परिवर्तन का असर हो सकता है? हर्षा कुमारी सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
खेजड़ी का ये पेड़ रेगिस्तान की संजीवनी के बराबर है। मरु प्रदेश में जहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते, वहाँ खेजड़ी न सिर्फ छाया देती है बल्कि इस पे लगने वाले फल, जिसे सांगरी कहते हैं, सदियों से यहाँ के लोगों के खान पान का हिस्सा रहा है। सांगरी पौष्टिक है और केर के साथ मिलाकर बनने वाली केर सांगरी की सब्जी राजस्थानी पकवान का अहम हिस्सा है। लेकिन इस बार बेमौसम बारिश से खेजड़ी में कीड़े लग रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में 3 गुना ज्यादा बारिश हुई। हवा में नमी के कारण कीड़े पनपने लगे हैं। इस बार क्या है, सांगरी में प्रोडक्शन लगभग 50-60% या इससे अधिक कम हो गया। उसका कारण क्या है कि क्लाइमेट चेंज, यानी बेमौसम अधिक बरसातें हो गई। जहां गर्मी पड़नी थी वहां ठंडक हो गई और पानी में नमी रह गई। नमी में रहने के कारण जो खेजड़ी के प्राकृतिक दुश्मन है फंगस और कीट, वो है, उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिल गया, कंडीशन मिल गई, उनको पनपने की कंडीशन मिल गई। अदरवाइज गर्मी में पहले मर जाते थे, एक्टिव नहीं रहते थे वो। परंतु ये जो फंगस और कीट जो खेजड़ी में बीमारी फैलाते हैं, जिससे सांगरी का प्रोडक्शन कम होता है, ये नमी के कारण, ठंडक के कारण ये अधिक पनप गए और इन्होंने खेजड़ी के विभिन्न भागों पर अटैक करना शुरू कर दिया और बीमारी फैला दी। सूखे और गर्मी के मौसम में खेजड़ी का फल आता है। उसकी पत्तियों पे बकरियां गुजारा करती हैं। खेजड़ी को रेगिस्तान में जीवन दान देने वाले वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन का असर खेजड़ी और उससे होने वाली सांगरी पे दिख रहा है। यहाँ के किसान कहते हैं, सांगरी और केर बेच के वो अच्छा पैसा कमा लेते थे, लेकिन इस साल पेड़ में फल ही नहीं आ रहे हैं। हमारे गांव में कम से कम 10-15 हजार खेजड़ी के वृक्ष है। एक भी खेजड़ी के ऊपर सांगरी नहीं है, सबके ऊपर गिरडू, जो एक तरह की बीमारी होती है खेजड़ी की, वो गिरडू है सिर्फ। और एक भी खेजड़ी के ऊपर सांगरी नाम की चीज़ नहीं है। और एक खेजड़ी के ऊपर कम से कम एक परिवार को कम से कम एक खेजड़ी के ऊपर 10 से 20-15 किलो 20 किलो सांगरी मिलती है। राजस्थानी थाली में केर सांगरी ही एकमात्र हरी सब्जी हुआ करती थी। इस बार वो गायब है। सब्जियों का राजा है जो केर सांगरी की सब्जी है, जो कि देसी ट्रेडिशनल सब्जी है। आज की तारीख में ये सब्जी बहुत हो नहीं रही है और सब जगह केर सांगरी की कमी है। जहाँ केर सांगरी राजस्थान में बनती है वहाँ उनका बहुत नुकसान हुआ है। इसकी वजह से केर सांगरी बहुत महंगी होती है। हम पहले 160 रुपये थाली में केर सांगरी की सब्जी निकालते थे, अभी महंगी होने की वजह से उसको हमने बंद कर दिया। जोधपुर के बाजारों में केर सांगरी के भाव दुगने हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण पर ही असर नहीं डालेगा, लेकिन लोगों के पारंपरिक खान पान को भी बदल देगा। जोधपुर से मुकुल परिहार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।